तो करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हम बात करेंगे बिटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में और हमेशा की तरह मार्केट से आने वाली कुछ चुनिंदा अपडेट्स के बारे में। अब देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ही है, वो तो आप जानते ही हो। साथ ही मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक दिए हैं, उनको भी जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट से अगर कोई इमरजेंसी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं इन्हीं पर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ ध्यान रख लेना, ज्वाइन कर ही लेना। अब पहले सीधे बात करते हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। देखो, आज आपको थोड़ा हरा भरा मार्केट देखने को मिल रहा होगा, अल्ट्स में भी थोड़ी बहुत बहार आपको देखने को मिल रही है, लेकिन बिटकॉइन में इतनी बड़ी कोई मूवमेंट नहीं आई है। लेकिन देखो, पिछले वीडियो में, उससे पिछले वीडियो में और उससे भी पिछले वीडियो में, यानी कि लगभग 3-4 दिनों से एक ही बात मैं आपको कह रहा हूं कि देखो, बिटकॉइन मुझे इस मंथ काफी पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगर आपको कोई लॉन्ग पोजीशन ओपन भी करनी है तो आप यहां पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास लॉन्ग ओपन कर सकते हो। और आपने अगर लॉन्ग लिया भी होगा 2 दिन पहले तो लगभग 10x के साथ, यानी 10x के साथ में आपने 30% के आसपास का प्रॉफिट कमाया होगा। ये डेली टाइम फ्रेम में, मैं आपको 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पर भी बताता हूं। देखो, 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पर भी हम एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल देख रहे हैं। कितना परफेक्टली ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉलो हो रहा है। यहां पर देखो, ये पूरा सपोर्ट, ठीक है, यहां पर सपोर्ट, यहां पर सपोर्ट, और अभी क्या है कि हम इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट मार रहे हैं। तो मेरी अभी भी उम्मीद यही है कि भैया अच्छी खासी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, यहां से मुझे BTC 28,000 प्लस देखने को मिल सकता है, या फिर एटलीस्ट 28,300-400 तक हम BTC को फिर से देख सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि BTC अभी थोड़ा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। तो BTC के बारे में जो सीधी बात है जो आप सुनना चाहते हो वो मैंने आपको बता दी कि हाँ, सिमेट्रिकल ट्राइंगल के ब्रेकआउट के चांसेस अभी ज्यादा लग रहे हैं। अब अगर अपडेट्स की बात करें तो देखो, बिटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन से ही अपडेट की शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा, बिटमेक्स के जो ऑथर है, जो कोफाउंडर है, उन्होंने पहले भी बिटकॉइन को लेकर लॉन्ग टर्म की प्रेडिक्शंस दी है। जैसे मैंने आपको याद हो रिपोर्ट्स में ये बताया था कि जो एक्स बिटमेक्स के CEO है, उन्होंने ये कहा है कि 2030 तक बिटकॉइन की प्राइस $1 मिलियन तक हो सकती है, ऐसा इनका दावा है। जिस तरीके से बिटकॉइन का एडॉप्शन बढ़ रहा है, जिस तरीके की दुनिया भर में अपडेट्स आ रही है बिटकॉइन को लेकर। अभी देखो, इन्होंने फिर से एक प्रेडिक्शन दी है जो कि लगभग सेम ही है, लेकिन टाइम इन्होंने कम कर दिया है। टाइम इन्होंने कैसे कम करा? पहले तो इन्होंने 2030 की बात करी थी, अब इन्होंने कहा है कि 2026 तक बिटकॉइन की जो प्राइस है वो लगभग $7.5 लाख से लेकर $1 मिलियन पर कॉइन हो सकती है। यानी कि इन्होंने 2026 या फिर बुलरन के बाद, यानी कि आप कह सकते हो कि जब हाल्विंग हो जाएगी, 2024 कंप्लीट हो जाएगा, 25 और 26, यानी कि लगभग मिड बुलरन या फिर बुलरन के एंड के टाइम तक हमें बिटकॉइन की प्राइस लगभग $7.5 लाख से $1 मिलियन तक देखने को मिल सकती है। रफली 3 साल की प्रेडिक्शन इन्होंने दी है। अब देखो, ये प्रेडिक्शन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन अगर हम बिल्कुल एक बेस भी बनाए तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आगे आने वाले बुल रन में बिटकॉइन की प्राइस लगभग $1 लाख के लमसम हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि $7.5 लाख या फिर $1 मिलियन थोड़ा बहुत बड़ा ही नंबर हो जाता है। थोड़ा क्या मतलब, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो $1 लाख हम मान सकते हैं करंट जितने भी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, यानी कि अपडेट्स जो आ रही है, एडॉप्शन जितनी बढ़ रही है, उनको मानकर मैं $1 लाख की तो सोच सकता हूँ, लेकिन $7.5 लाख ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन चला जाए तो भैया हमारा ही प्रॉफिट है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने तो 16-17 हज़ार पे BTC उठा लिया है। तो यहाँ पर ये बात हो गई बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। अगली अपडेट की बात करें तो JP मॉर्गन ने एक रिपोर्ट अभी जारी करी है, जिसमें कि उन्होंने क्या बताया कि साहब, जो अल्ट कॉइन का राजा है, यानी कि जो इथीरियम है, क्योंकि लगभग सभी को पता है कि बिटकॉइन के बाद अगर हम किसी कॉइन पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो इथीरियम है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि इथीरियम पहले जाना जाता था अपने डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर कि भैया हाँ, बिटकॉइन का भाई बंधु हम इसको बोल सकते हैं एक मायने में, लेकिन अभी इसको लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब, JP मॉर्गन की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इथीरियम धीरे धीरे अब सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि जैसे ही शंघाई अपग्रेड आई है, जैसे ही इथीरियम 2.0 हुआ है, ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग बढ़ रही है, और इस स्टेकिंग की वजह से जो सेंट्रलाइजेशन है वो ईथर के अंदर बढ़ता जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि इन्होंने ये कहा है कि जब से इथेरियम 2.0 लॉन्च हुआ है, यानी कि जैसे ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आया है इथेरियम, स्टेकिंग बढ़ती जा रही है, और स्टेकिंग जो है वो ज्यादातर लीडो के अंदर होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी अभी मेजोरिटी ऑफ ईथर स्टेकिंग एक्टिविटीज है वो लीडो के द्वारा ही की जा रही है, लीडो के द्वारा ही कंट्रोल की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक ही एंटिटी का प्रभुत्व और थोड़ा सा हैक्स के लिए भी चेता रहा है कि भैया हैकिंग वगैरह हो सकती है लीडो के अंदर, तो बड़ा प्रभाव हो सकता है। और साथ ही जो स्टेकिंग यील्ड है उसमें भी डिक्रीमेंट हमें देखने को मिल रही है, स्टेकिंग की इंक्रीज होने के साथ साथ। यानी कि हाल ही में जो ये JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है उसमें इथेरियम में सेंट्रलाइजेशन के बढ़ने का प्रभाव बताया जा रहा है कि भैया धीरे धीरे ये सेंट्रलाइज होता जा रहा है।
इतना भी नहीं है मेरा जितना समझना है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इथीरियम की अगर इस तरीके से अपडेट्स हमें देखने को मिलेगी तो थोड़ा सा बुरा प्रभाव इथीरियम के होल्डर्स पर पड़ेगा। अगली अपडेट की बात करें तो साहब दुबई के जो रेगुलेटर्स है उन्होंने एक इस्लामिक कॉइन करके मार्केट में एक पोंजी टोकन चल रहा था। देखो सबसे पहली बात तो नाम से ही अटपटा लग रहा है इस्लामिक कॉइन। आपको पता है कि जब भी कोई कॉइन किसी धर्म को लेकर किसी और कंपनी के नाम को लेकर अपना ब्रांडिंग करता है, जैसे एक आया था ना टाटा कॉइन, इस तरीके से अगर कोई रेपुटेड कंपनी से मिलता जुलता कॉइन मार्केट में चलता हुआ आपको दिख रहा है। अब इस्लामिक कॉइन कल ना जैसे लक्ष्मी कॉइन आया था, जैसे बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं कॉइन जो कि धर्म के नाम पर इमोशनल चीज़ों के नाम पर आपसे पैसा लूटते हैं, तो उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और उसी से जुड़ी हुई एक खबर आई है कि दुबई के जो रेगुलेटर से उन्होंने इस इस्लामिक कॉइन की जो बाइंग एंड सेलिंग है उसको फिलहाल के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ब्लॉक कर दी है, जो कि कहीं ना कहीं एक सही कदम है। और वैसे भी जो खाड़ी देश है वो थोड़ा सा इस्लामिक ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं चीज़ों को लेकर, तो उन्होंने इस कॉइन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो सेल बाय है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये एक दुबई से अपडेट आ रही है इस कॉइन से जुड़ी हुई। अगली अपडेट की बात करें तो ये हांगकांग से जुड़ी हुई अपडेट है। सब देखो हांगकांग की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, यानी कि वहाँ की जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ है, उन्होंने अभी ये कहा है कि जब तक कोई लॉ नहीं आ जाता, जब तक कोई फ्रेमवर्क नहीं आ जाता, तब तक हमारे देश के अंदर जो स्टेबल कॉइन्स है उसकी ट्रेडिंग हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ऐसा जेपेक्स एक्सचेंज के कांड के बाद में देखा गया है। तो यहाँ पर इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जैसे ही खबर मार्केट में आई और वैसे ही हांगकांग की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, यानी कि जो वहाँ की फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ है, वो थोड़ा सा अलर्ट हो गई और फिलहाल उन्होंने स्टेबल कॉइन्स की जो ट्रेडिंग है उसको अलाउ नहीं करा है अपने देश के अंदर ट्रेड के लिए। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है हांगकांग से। अगली अपडेट की बात करें तो ये इंडिया से खबर निकल के आ रही है कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो कि क्रिप्टो न्यूज़ को दी गई है कि भाई साहब जो आपको पता है कि $24 मिलियन की अभी फंडिंग डाली है जेमिनी एक्सचेंज ने इंडिया के अंदर। गुड़गांव के अंदर जो इनका ऑफिस था उसके अंदर ये पैसा गया है। अब बेसिकली इस पैसे का यूज़ क्या होगा, तो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो अभी जेमिनी के सीईओ हैं उन्होंने ये कहा है, जो ग्लोबल चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है उन्होंने भी ये कहा है कि देखो इंडिया के अंदर जो हम इतना पैसा डाल रहे हैं ना $24 मिलियन, बेसिकली ये जो भी पैसा इंडिया के अंदर डाला गया है ना वो Web3 इनोवेशन को लेकर है। और जितने भी Web3 के इनोवेशन से जुड़े हुए काम होंगे वो इंडिया ही लीड करेगा, यानी कि हमारे एक्सचेंज में जितने भी Web3 इनोवेशन से जुड़े हुए काम होंगे वो इंडिया में ही होंगे, इंडिया के हब से ही ऑपरेट होंगे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक बड़ी बात है कि बड़े बड़े एक्सचेंज जो है वो इंडिया में इतना बिलीव अप करने लगे हैं क्रिप्टो इकोसिस्टम को लेकर। अगली अपडेट की बात करें तो फोर्ब्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी है जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से बाइनेंस ने अपने टोकन का जो आईसीओ लॉन्च करा था, यानी कि इनका जो टोकन आईसीओ आया था 2017 में वो फेल रहा, लेकिन फिर भी कैसे कंपनी ने बाइनेंस ने इस फेल्ड आईसीओ से बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई करी है। बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि फोर्ब्स रिपोर्टेड फाउंड दैट बाइनेंस एंड इट्स एग्जीक्यूटिव मे करंटली कंट्रोल एन एडिशनल $15.7 बिलियन ऑफ पीएनबी, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है आईसीओ के टाइम पे वो सिर्फ 10% ही किया गया था, बाकी तो इनके जो एग्जीक्यूटिव्स है जो बाइनेंस है उसके हाथ में, और काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्होंने इस तरीके से कमाया है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बाइनेंस के कंट्रोल में बीएनबी की अभी कमान है, या फिर काफ़ी बड़ी मात्रा जो है वो अभी बीएनबी की बाइनेंस और उसके एग्जीक्यूटिव ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है और अभी इसके ऊपर बाइनेंस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही सीजे बाइनेंस की, ना ही बाइनेंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। बाकी देखते हैं, जो भी करंट अपडेट आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। जो इन शॉर्ट बात थी मतलब कि वो मैंने आपको इस रिपोर्ट की बता दी। बाकी तो देखो बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, पार्ट्स में बनाई गई है, इसको अपन इतना नहीं पढ़ेंगे। बाकी देखो आज की इतनी ही काम की अपडेट्स थी और कोई ऐसी खास खबर अभी आई नहीं। बीटीसी की जो ट्रेड थी आई होप आपकी लगेगी और आप उसमें प्रॉफिट कमाओगे। और बाकी ये काम की अपडेट्स आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।